हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी गंगा के गद्य खंड में दिए हुए पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने इस पाठ के लेखक के परिचय को और पाठ की व्याख्या की वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 9th हिंदी गंगा से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यास में पहला अभ्यास है रचना से संवाद। रचना से संवाद का अर्थ है किसी साहित्यिक रचना को पढ़ना, उसके भाव विचार या संदेश को समझना और उस पर विचार व्यक्त करना। रचना से संवाद में पहला अभ्यास है मेरे उत्तर मेरे तर्क। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। यहाँ पर प्रश्नों का पैटर्न ठीक उसी तरह से रखा गया है, थोड़ा सा अभ्यास के नाम अलग हैं जिस तरह से आपने कक्षा 8 की मल्हार की हिंदी में पढ़ा है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। का पर विकल्प है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता, खा पर है एकता और सहयोग, गा पर है गर्व और दंभ और घा पर है विद्रोह और क्रोध। यहाँ पर गर्व का अर्थ है घमंड और दंभ का अर्थ भी है घमंड, लेकिन नकारात्मक स्थिति में। कहानी में हमने देखा था कि वो एक साथ मिलकर के काम करते थे, उनके बीच एकता थी और किसी भी मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। इसलिए यहाँ पर सही विकल्प है खा, एकता और सहयोग। दूसरा प्रश्न है हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। का पर विकल्प है उन्हें भरपेट भोजन दिया गया। खा पर विकल्प है उन्हें बहुत मोटी रस्सी में बांधा गया। गा पर मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा और घा पर है उन्हें अलग अलग बांधा गया। यहाँ पर सटीक उत्तर है कि उन्हें ऐसा लगता था कि मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। तीसरा प्रश्न है बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। का पर विकल्प है कष्टों से बचने के लिए, खा पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, गा पर अभिमान की रक्षा करने के लिए और घा पर अपनापन पाने के लिए। यहाँ पर सभी विकल्प किसी हद तक सही है, लेकिन आपको सटीक उत्तर बताना है। झूरी के घर में जिस तरह से उसे अपनापन और प्यार दिया जाता था हीरा और मोती को, उस तरह से गया के घर में कुछ भी नहीं दिया गया। गया के घर में उन्हें जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाता था, खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता था और कोई प्यार करने वाला भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर सटीक उत्तर है घा, अपनापन पाने के लिए। 4 पर प्रश्न है गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है। का पर विकल्प है स्वाभिमान का, खा पर अहिंसा का, गा पर पराधीनता का और लास्ट है अंतिम है अन्याय की रक्षा का। इस प्रश्न में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा गया है कि मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प होगा स्वाभिमान। 5 पर प्रश्न है कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया। का पर विकल्प है कहानी को रोचक बनाने के लिए, खा पर मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, गा पर संवादों को छोटा रखने के लिए और घा पर कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। पहली बात तो ये कि जानवर, कोई भी जानवर हो, वो बोलता नहीं है, एक दूसरे की मूक भाषा को समझता है। दूसरा ये कि लेखक ये चाहता है कि कहानी को पढ़ने वाला ये समझे कि जानवरों में भी चेतना होती है, जानवर भी मनुष्य जैसी चेतना रखते हैं। इसलिए यहाँ पर सही विकल्प है खा, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। मेरे उत्तर मेरे तर्क का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 6 दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं। का पर विकल्प है भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन की, खा पर है स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, गा पर है सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन की और अंतिम है स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष की। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष को दिखाना चाहता है, इसलिए सही विकल्प है घा। प्रश्न में पहली चीज ये पूछी गई है कि सटीक उत्तर चुनिए और दूसरी ये पूछी गई है कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहले का उत्तर चुना था खा, एकता और सहयोग। इसके लिए कारण आप बता सकते हैं कि हीरा और मोती हर परिस्थिति में साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उनका संबंध भाईचारे और सहयोग को दर्शाता है, ना कि प्रतिस्पर्धा या अहंकार को।
दूसरे प्रश्न का उत्तर चुना था मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। इसका कारण आप बता सकते हैं कि दोनों बैलों को अपने पुराने मालिक से गहरा लगाव था। जब उन्हें बेच दिया गया तो उन्हें यह अपमानजनक लगा, इसलिए उन्होंने नया स्थान स्वीकार नहीं किया। तीसरे प्रश्न का उत्तर चुना था अपनापन पाने के लिए। इसे चुनने का कारण आप लिख सकते हैं कि हीरा और मोती अपने असली मालिक के पास लौटना चाहते थे, जहां उन्हें प्यार और अपनापन मिलता था, इसलिए उन्होंने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय किया। चौथे प्रश्न का उत्तर चुना था स्वाभिमान। इसका कारण आप लिख सकते हैं कि गया द्वारा मारने पर मोती का गुस्सा उसके स्वाभिमान को दिखाता है। वह अन्याय सहन नहीं करता और प्रतिक्रिया देता है, और स्वाभिमान शब्द मनुष्य की मनोवृत्ति को दर्शाता है। पांचवें प्रश्न का उत्तर चुना था मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। ये विकल्प इसलिए चुना गया कि लेखक ने बैलों की मूक भाषा का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया है कि उनमें भी मनुष्य जैसी भावनाएं और समझ होती है। और 6 नंबर की प्रश्न का उत्तर चुना था स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष की। इस उत्तर को चुनने का कारण आप बता सकते हैं कि हीरा और मोती का संघर्ष स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारतीय जनता का प्रतीक है, जो अत्याचार के खिलाफ लड़ती है, जनता लड़ती है और आजादी पाना चाहती है। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ये है मेरी समझ मेरे विचार। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? गया के घर में हीरा और मोती ने काम करने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वहां अपनापन नहीं था। उन्हें हल में जोत दिया गया था, खाने को सूखा भूसा मिलता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। जबकि झूरी के घर में उन्हें भरपूर प्यार मिलता था, अपनापन था, खाने को अच्छा भोजन मिलता था। झूरी ने कभी उनको फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हीरा और मोती नए मालिक गया के यहाँ पहुंचे तो उन्हें वहां प्यार और सम्मान नहीं मिला। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया गया। उनके साथ, यहाँ पर गया लिखेगा, उनके साथ गया कठोर व्यवहार करता था, उन्हें मारता पीटता था। पहले वे झूरी के यहाँ स्नेह और अपनापन पाते थे, इसलिए नए स्थान पर उन्हें दुख और अपमान महसूस हुआ। इसी कारण उन्होंने विरोध स्वरूप हल में काम करने से इनकार कर दिया और जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। दूसरा प्रश्न है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर आपको इन संकेतों के आधार पर देना है। क्या वे लौट आए? उनके और झूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे? क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है? आदि। बैलों का घर लौटाना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो समझदार, वफादार थे। ये बात उनकी प्रेम और निष्ठा को दर्शाती है। यहाँ पर पहला संकेत है कि वे क्यों लौट आए। वो इसलिए लौट आए क्योंकि वो झूरी से बहुत अधिक प्यार करते थे और झूरी भी उनसे उतना ही प्यार करता था। झूरी और उन दोनों के मन में प्रेम का भाव रहा होगा। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है। ये बात 100% सत्य है। आप में से कई लोगों के साथ ऐसी घटना घटी होगी कि आपका कोई भी पालतू जानवर जब कहीं चला जाता है, किसी कारणवश घर नहीं लौट पाता और वह जीवित है, तो वो अपने घर अवश्य लौटता है। उसे अपने घर का रास्ता याद रहता है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हीरा और मोती का घर लौट आना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी निष्ठा, प्रेम और समझदारी को दिखाता है। वे अपने पुराने मालिक झूरी से बहुत प्यार करते थे और उसके स्नेह को याद करके वापस लौट आए। झूरी के मन में भी बैलों के लिए गहरा प्रेम था। आगे आप लिख सकते हैं कि जब बैल लौटे होंगे तो उसे अर्थात झूरी को अत्यंत खुशी और संतोष हुआ होगा। बैलों के मन में भी अपने पुराने घर के प्रति अपनापन और सुरक्षा का भाव था। बैलों का घर लौटाना, यह घटना यह भी दर्शाती है कि पशु भी भावनाएं रखते हैं और अपने मालिक के प्रति सच्चा लगाव महसूस करते हैं। वास्तविक जीवन में भी कई बार जानवर अपने मालिक या घर को पहचान कर वापस लौट आते हैं, इसलिए यह घटना साधारण नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक है, साथ ही महत्वपूर्ण भी। उत्तर लिखते समय आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अब आप 9th क्लास में पहुंच चुके हैं और अब आपको शॉर्ट आंसर नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उतना अवश्य लिखें क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड एग्जाम देना है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरण से सिद्ध कीजिए। गया जब हीरा मोती के साथ अत्याचार करता है, उन्हें मारता पीटता है, उन्हें खाने को नहीं देता, तब मोती मूक भाषा में कहता है कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि अत्याचार को हमेशा सहना नहीं चाहिए। बैल पहले सहते हैं, लेकिन जब अत्याचार बढ़ जाता है तो वो संघर्ष करने का निश्चय करते हैं। हल में जोते जाने पर भी उन्होंने अपना पांव नहीं बढ़ाया और मौका मिलते ही भाग निकले। उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि कहानी में हीरा और मोती बहुत सहनशील हैं, लेकिन जब गया उनके साथ अत्याचार करता है, उन्हें मारता पीटता है और भरपेट खाना भी नहीं देता, तब मोती कहता है कि अब तो नहीं सहा जाता। इस बात से स्पष्ट होता है कि अन्याय को हमेशा सहना उचित नहीं होता। बैल पहले सहते हैं, पर जब अत्याचार सीमा पार कर गया तब उन्होंने संघर्ष करने का निर्णय लिया, हल में चलने से मना कर दिया और अंततः वहां से भाग निकले। अंत में आप लिखेंगे कि इससे सिद्ध होता है कि अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। जिस तरह से आजादी पाने के लिए हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने संघर्ष किया। प्रश्न नंबर 4 है, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। हीरा और मोती दोनों स्वतंत्रता तो चाहते थे, लेकिन अपनापन की भावना से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, क्योंकि दोनों को झूरी के घर में बहुत अधिक अपनापन मिला था। मेरे हिसाब से हीरा और मोती दोनों ही अपनापन से अधिक प्रेरित थे। हालांकि उन्हें आजादी भी मिली और उन्होंने उसका आनंद भी लिया, लेकिन अंत में वे अपने पुराने मालिक झूरी के पास ही लौट आए। इसका कारण यह था कि झूरी उन्हें प्रेम, सम्मान और स्नेह देता था, जो उन्हें कहीं और नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि केवल स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि स्नेह और अपनापन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 5 है, बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अत्याचार सहने से आप सामने वाले के अत्याचार के भागीदार बन जाते हैं। आप अत्याचार के खिलाफ जब आवाज उठाएंगे तभी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। जिस तरह से हमारे देश ने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया, अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए, तभी हमें आजादी मिली है। उत्तर में आप लिखेंगे, हाँ, इस कथन से मैं सहमत हूँ। यदि कोई व्यक्ति या प्राणी अन्याय को बिना विरोध के सहता रहता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से उस अन्याय को बढ़ावा देता है। दो बैलों की कथा में हीरा और मोती शुरुआत में अत्याचार सहते हैं, लेकिन जब अत्याचार बढ़ जाता है तब वे उसका विरोध करते हैं। यह विरोध हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, नहीं तो अन्याय करने वाले का हौसला बढ़ता है। इसलिए अत्याचार सहना भी किसी हद तक अन्याय में भागीदारी माना जा सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। कहानी में हमने देखा था कि हीरा मोती दोनों के बीच भाईचारा हो गया था। ये एक दूसरे के साथ रहते थे, इनमें घनिष्ठ मित्रता हुई थी, ये अभिन्न मित्र थे। कहानी में इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया गया है, उसमें से किन्हीं 3 बिंदुओं को आपको लिखना है। हीरा और मोती के भाईचारे के उदाहरण 3 बिंदु आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला, दोनों हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। यहाँ पर आप कांजी हाउस का उदाहरण लिख सकते हैं कि हीरा जब रस्सियों में बंधा हुआ था तो दीवार टूटने के बाद भी मोती वहां से नहीं भागा था। दूसरा बिंदु आप लिख सकते हैं कि जब एक पर संकट आता था तो दूसरा उसकी मदद करता था और साथ खड़ा रहता था। इसके उदाहरण में आप सांड की दोनों से हुई लड़ाई को लिख सकते हैं। जब मोती आगे से वार करता था तो हीरा पीछे से। और तीसरे बिंदु में आप लिख सकते हैं कि गया के अत्याचार के समय भी दोनों ने मिलकर विरोध किया और साथ ही वहां से भाग निकले। और अंत में आप लिख सकते हैं कि इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती सच्चे और अभिन्न मित्र थे। आप चाहें तो उदाहरण के तौर पर ये 3 बिंदु लिख सकते हैं। पहला, नांद में खाली भूसा पड़ जाने पर वे साथ ही
मुंह डालते और साथ ही उठाते थे। यदि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी खाना बंद कर देता था। यह उनके गहरे तालमेल और भाईचारे का प्रतीक है। दूसरा बिंदु या उदाहरण आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब रास्ते में उनका सामना एक विशाल सांड से हुआ तो दोनों ने आपसी सूझबूझ का परिचय दिया। वे जानते थे कि अकेले सांड को हराना मुश्किल है। तीसरा बिंदु या उदाहरण आप लिख सकते हैं कि कांजी हाउस में जब हीरा ने दीवार तोड़ दी और बाकी जानवर भाग गए तब हीरा की रस्सी नहीं कटी थी। मोती चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने अपने मित्र को विपत्ति में अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा। मेरे विचार मेरी समझ अभ्यास का अंतिम प्रश्न प्रश्न 7 है। उस समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार की तुलना आप इस तरह से कर सकते हैं। मालकिन झूरी की पत्नी है और लड़की वो लड़की है जो दोनों बैलों को अपने हिस्से की रोटी खिलाती। मालकिन के लिए आप लिख सकते हैं कि मालकिन का व्यवहार कठोर और स्वार्थपूर्ण था। वह बैलों को केवल काम के लिए उपयोगी समझती थी और उनके प्रति कठोरता दिखाती थी। जैसे बैलों के वापस आने पर उन्हें केवल सूखा भूसा खाने को दिलवाया। हालांकि अंत में मालकिन का व्यवहार बदल गया था। दोनों बैलों के वापस आने पर उसने दोनों बैलों के माथे को चूमा था। और छोटी लड़की के व्यवहार में आप लिख सकते हैं कि इसके विपरीत छोटी लड़की का व्यवहार दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। वह बैलों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाती थी तथा उनकी पीड़ा को समझती थी, जैसे लड़की ने अपने हिस्से की रोटी बैलों को दे दी थी। इस प्रकार मालकिन जहाँ कठोरता का प्रतीक है, वहीं छोटी लड़की मानवता, दया और प्रेम का प्रतीक है। मेरी कल्पना, मेरे अनुमान। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? यहाँ पर उत्तर देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी कल्पना और अनुमान से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि पाठ में क्या कहा गया है। मेरे अनुसार अगर आप उस छोटी सी लड़की की जगह होते या होती तो आप चुपचाप से उसकी रस्सी खोलते, उसको कुछ खाने को देते, उनको सही रास्ता बताते और ये भी देखते कि कोई देख तो नहीं रहा है, ताकि अगर बैल फंस जाए तो उन्हें मार ना पड़े। मेरे अनुसार उत्तर इस तरह से होगा, यदि मैं उस छोटी लड़की की जगह होता या होती तो सबसे पहले चुपके से बैलों की रस्सियां खोल देता या देती, ताकि किसी को पता न चले। इसके बाद मैं उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाता या दिखाती, जिससे वे आसानी से अपने असली मालिक के घर पहुंच सके। मैं यह भी कोशिश करता या करती कि उन्हें थोड़ा चारा और पानी मिल जाए ताकि वे थकान से उबर सकें। साथ ही मैं ध्यान रखता या रखती कि वे किसी खतरे में ना पड़े। इस प्रकार मैं पूरी सहानुभूति और समझदारी से उनकी मदद करती या करता। दूसरा प्रश्न है, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ, इस कथन से हम सहमत हैं। इसका बहुत साधारण सा उदाहरण ये है कि कई बार स्कूल में जब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आता है, लेकिन आप डर और संकोच के मारे आपको लगता है कहीं उत्तर गलत ना हो जाए, जबकि उसी जगह दूसरा बच्चा उस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे देता है। इस तरह से संकोच करके हम कई तरह की सफलताओं को खो देते हैं। इस कहानी में गधों के पास भागने का अवसर था, लेकिन वो संकोच में भय के मारे खड़े रह गए थे, जबकि सारे जानवर भाग चुके थे। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। दो बैलों की कथा में जब हीरा और मोती भागने का प्रयास करते हैं, दीवार को तोड़ देते हैं, तब गधों के पास भी आजाद होने का अवसर था, लेकिन वे डर और संकोच के कारण वहीं खड़े रह जाते हैं। उन्हें सजा का भय था, इसलिए वे अवसर का लाभ नहीं उठा सके। आगे आप लिख सकते हैं कि मेरे अनुभव में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें उत्तर पता होने पर भी हम डर के कारण बोल नहीं पाते। इससे स्पष्ट है कि भय और संकोच हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए हमें साहस से काम लेना चाहिए और मिले अवसर को नहीं खोना चाहिए। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ये है मेरे अनुभव मेरे विचार। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। मेरे अनुसार ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दोस्तों के बीच में धक्का मुक्की
धौल धप्पा छोटा मोटा मजाक होता है जिससे गहरी दोस्ती दिखाई देती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि दोस्ती शांत है, गंभीर है, फिर भी मजबूत है। हाँ, मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। दोस्तों में घनिष्ठता बढ़ने पर हल्की फुल्की नोक-झोंक, मजाक या धौल धप्पा होना स्वाभाविक है। इससे अपनापन और सहजता दिखती है, क्योंकि दोस्त एक दूसरे के साथ खुलकर व्यवहार करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर सच्ची दोस्ती में ऐसा ही हो। कुछ दोस्तियां शांत और गंभीर भी होती हैं, फिर भी वे बहुत मजबूत और भरोसेमंद होती है। इसलिए असली बात धौल धप्पा नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और समझ है। दूसरा प्रश्न है, हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। तिरस्कार का अर्थ होता है किसी से घृणा करना, लेकिन यहाँ पर तिरस्कार का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हीरा द्वारा मोती की बात को ना मानना, उसका समर्थन ना करना। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं? हीरा के या मोती के, या दोनों के? क्यों? कहानी में हीरा के विचार हैं कि गिरे हुए शत्रु को नहीं मारना चाहिए, जबकि मोती के विचार हैं कि उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मेरे अनुसार बैरी को, दुश्मन को एक बार अवसर अवश्य देना चाहिए। साथ ही किसी शत्रु पर, गिरे हुए पर वार करना कायरता की निशानी है, जबकि उसे माफ करना महानता की। हीरा और मोती के विचार दो अलग अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं। हीरा का विचार दया, नैतिकता और उदारता का प्रतीक है। उदाहरण है, गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। मोती का विचार क्रोध, प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। उदाहरण, शत्रु को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। मेरा विचार है कि मैं हीरा के पक्ष में हूँ। आपको हीरा के पक्ष में ही होना चाहिए, क्योंकि दया और क्षमा इंसान को महान बनाती है। गिरे हुए पर वार करना कायरता मानी जाती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में आत्मरक्षा भी जरूरी होती है। इसलिए मोती का विचार पूरी तरह से गलत भी नहीं है। इसलिए सही रास्ता है, जहां संभव हो दया रखें, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े भी हों। प्रश्न नंबर 3 है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो, मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? इस घटना के विषय में बताइए। आपके साथ ऐसी कोई विपत्ति या घटना हुई हो तो आप उसके बारे में लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने भी एक बार अपने मित्र के साथ कठिन परिस्थिति का सामना किया। एक बार परीक्षा के समय मेरा एक दोस्त बीमार हो गया था। वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह बहुत परेशान था। तब मैंने उसकी मदद की। मैं रोज उसे नोट्स समझाता था और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाता था। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की और अंत में वह परीक्षा अच्छे अंकों से पास हो गया। इस घटना से मुझे ये सीख मिली कि सच्ची दोस्ती वही है जो कठिन समय में साथ निभाए, ठीक वैसे ही जैसे हीरा और मोती ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अगला अभ्यास है विधा से संवाद। चलिए पहले विधा क्या है ये समझ लेते हैं। विधा हिंदी साहित्य की एक श्रेणी है, एक प्रकार है। कहने का अर्थ है कि हिंदी साहित्य को लिखने के लिए इसको कई अलग अलग शैलियों में बांटा गया है, अलग अलग तरह से लिखा जाता है। इस लिखने के तरीके को ही विधा कहते हैं। जैसे कहानी साहित्य को लिखने का एक विधा है, कविता एक विधा है, संस्मरण एक विधा है, नाटक, उपन्यास, कोई यात्रा वृतांत, सभी साहित्य को लिखने की शैलियां हैं जिसे विधा कहते हैं। दो बैलों की कहानी एक विधा है। कहानी की पड़ताल अर्थात कहानी की छानबीन करना। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई भी कहानी या तो वास्तविक घटना पर या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होती है, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के पात्र शामिल हो सकते हैं। अगर कहानी वास्तविक है तो वास्तविक पात्र होंगे, और अगर काल्पनिक है तो काल्पनिक पात्र होंगे। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साहित्य को उसके रूप और शैली के अनुसार अलग अलग तरीकों में, भागों में बांटना विधा कहलाती है। जैसे किसी कहानी को लिखने का तरीका अलग होता है, इसे साहित्य की एक विधा कहते हैं। इसी तरह से कविता को, नाटक को, उपन्यास को, संस्मरण को या यात्रा वृतांत को अलग अलग तरह से लिखा जाता है, जो कि साहित्य की विधाएं हैं। इसमें दिया हुआ है कहानी की पड़ताल अर्थात कहानी की खोजबीन करना,
कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कहानी है दो बैलों की कथा, तो यहाँ पर लेखक का उद्देश्य है स्वतंत्रता। यहाँ पर लिए गए सभी चरित्र, उनकी शैली और कहानी का कथा विन्यास सभी एक ही भाव की पुष्टि करते हैं। अब कहानी या तो वास्तविक हो सकती है या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है। अगर वास्तविक है तो वहां पर पात्र वास्तविक होंगे और अगर काल्पनिक है तो यहाँ पर लिए गए पात्र काल्पनिक होंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। इन बिंदुओं की बात की जा रही है, जैसे आपको कहानी का शीर्षक लिखना है, उसके लेखक का नाम लिखना है, विषय लिखना है, क्रिया या कार्य लिखना है, परिवेश, देश काल और मुख्य विचार लिखना है, चरित्र और पात्र लिखना है और परिणाम लिखना है। यहाँ पर आप कोई भी कहानी चुन सकते हैं या दो बैलों की कथा भी चुन सकते हैं। मैंने दो बैलों की कथा चुना है, इसलिए शीर्षक और लेखक में लिखा है दो बैलों की कथा और मुंशी प्रेमचंद ये लेखक हैं। इस कहानी का विषय है मित्रता, निष्ठा, त्याग और आप यहाँ पर स्वतंत्रता भी लिख सकते हैं। कार्य या क्रिया में कहानी को बहुत संक्षिप्त में लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि हीरा और मोती नाम के दो बैल अपने मालिक के साथ रहते हैं। उन्हें एक निर्दयी व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है जहां उन पर अत्याचार होता है। दोनों मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं और अंत में अपने पुराने मालिक के पास लौट आते हैं। इस तरह से उन्हें गुलामी से आजादी मिल जाती है और अपनापन भी। परिवेश, देश काल और मुख्य विचार, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रामीण भारत के एक गांव की कहानी है, पुराने समय का गांव। चरित्र और पात्र में आप लिख सकते हैं हीरा शांत और समझदार, मोती क्रोधी लेकिन साहसी, झूरी मालिक, गया निर्दयी व्यक्ति। आप चाहें तो यहाँ पर मालकिन और छोटी लड़की भी लिख सकते हैं, दढ़ियल और सांड भी। अंत में आपको कहानी का परिणाम भी लिखना है। कहानी के अंत में क्या हुआ? अंत में हीरा और मोती सभी कठिनाइयों को पार करके अपने मालिक के पास लौट आते हैं, जिससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची मित्रता और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगला अभ्यास है कहानी का सौंदर्य। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। हीरा और मोती छोटी लड़की का हाथ चाटने लगे थे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मकता कहते हैं। दो बैलों की कथा कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और भावपूर्ण बनाती हैं। जब आपने बैलों की कथा कहानी पढ़ी होगी तो हर दृश्य का एक चित्र आपके मन में बन गया होगा, जिसे चित्रात्मकता कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब आपने इस कहानी को पढ़ा तो ऐसी कई विशेषताएं आपकी नजरों के सामने घूम गईं। कहानी में आई ये विशेषताएं इस कहानी को प्रभावपूर्ण बनाती हैं। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को उदाहरण के साथ दिया गया है। आप भी एक एक उदाहरण खोजकर तालिका में लिखिए। इस तालिका की बात की जा रही है। यहाँ पर पहली विशेषता लिखी हुई है चित्रात्मक भाषा, अर्थात जो भी आप कहानी में पढ़ते हैं वो आपके मस्तिष्क में चित्र के रूप में दिखाई देने लगता है। विशेषता का अर्थ है कि शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियां बनाना। कहानी की भाषा को इस तरह से प्रस्तुत करना कि पढ़ने वाले के मन में उसका चित्र उभरने लगे, चित्र के रूप में वो कहानी आपको दिखाई देने लगे। इसका पहला उदाहरण दिया गया है कि घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दूसरा उदाहरण है कि सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। जब आपने इन उदाहरणों को पढ़ा तो उस समय आपके मस्तिष्क में ये दोनों छवियां उभर कर दिखाई दे रही होंगी कि कैसे मोती के पैर कीचड़ में धंसे हुए थे और लड़की कैसे अपना दरवाजा, छोटा सा दरवाजा खोल करके बैलों के पास आ गई होगी, कैसे अपने घर से निकली होगी। दूसरी विशेषता है संवादात्मकता, अर्थात बातचीत करना। इस विशेषता का अर्थ है कि कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग। पहले उदाहरण में दिया हुआ है कि जैसे मोती ने कहा था मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। इसी तरह से हर विशेषता के लिए एक एक उदाहरण और विशेषता का अर्थ बता दिया गया है। दूसरा उदाहरण आपको स्वयं लिखना है। दूसरी विशेषता है संवादात्मक। कथ्य को, अपनी बात को कहने को आगे बढ़ाने के लिए
पात्र के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवाद का प्रयोग। कहने का अर्थ है कि बातचीत करने के लिए संवाद करना। इसमें पहला उदाहरण लिखा हुआ है कि मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगली विशेषता है विरोधाभास। इस तरह से बातचीत करना दो लोगों का कि विरोध प्रकट हो। एक ही प्रसंग या रचना में दो विपरीत या परस्पर विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है कि झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। दूसरे उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि झूरी की स्त्री ने बैलों को देखा तो क्रोध से भर गई। आगे आप लिख सकते हैं कि उन्हें सूखा भूसा देने को कहा। अगली विशेषता है कहानी की व्यंग। विशेषता का अर्थ है कि वह शैली जिसमें मजाक, हास्य या कटाक्ष चुपते हुए संकेतों के माध्यम से किसी दोष, कुरीति, अन्याय, पाखंड या कमजोरी को प्रकट किया जाता है। कहने का अर्थ है कि मजाक के रूप में, व्यंग के रूप में किन्हीं बुराइयों को, कमजोरियों को चुपते हुए संकेतों के द्वारा कहा जाए। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। और दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता की चाह थी पर बंधन में रहना पड़ रहा था, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। अगली विशेषता है संघर्ष। दो विरोधी शक्तियों, विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। उदाहरण दिया हुआ है उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। बैल बनाम सांड, जब बैल और सांड के बीच लड़ाई हुई थी। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं कि मोती ने आगे से सांड को मारा तो हीरा ने पीछे से। अगली विशेषता है अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अर्थ है किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा कर करना कि वह असंभव सा, अविश्वसनीय लगे। उदाहरण दिया गया है कि झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ पर झुरी और बैलों के बीच के प्यार को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। आप उदाहरण लिख सकते हैं कि दोनों उड़ने लगते थे मानो पंख लग गए हों। अंतिम विशेषता है संदेह या उलझन। यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है कि जब पात्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, और इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला, समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं कि अब क्या करें, भागे या सहें। इस तरह से आप दी गई विशेषताओं के आधार पर और दिए गए उदाहरण के आधार पर एक एक उदाहरण लिखेंगे। अगला अभ्यास है कहानी की रचना। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रातः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे ही संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेतों को, बिंदुओं को ढूंढ कर लिखें। दी गई कहानी मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा के प्रारंभिक संकेत इस तरह से हैं। पहला आप लिख सकते हैं कि शुरुआत में ही हीरा और मोती मुख्य पात्र हैं जो का परिचय मिलता है। दूसरा आप लिख सकते हैं दोनों बैलों के बीच गहरा भाईचारा और स्नेह दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कहानी का ग्रामीण परिवेश और किसान जीवन का चित्र मिलता है। चौथा, भाषा सरल है, सहज है और भावनात्मक है, जिससे लेखक की शैली स्पष्ट होती है। पांचवा और अंतिम संकेत आप लिख सकते हैं कि प्रारंभ से ही बैलों की स्थिति देखकर आगे आने वाले संघर्ष और घटनाओं का संकेत मिल जाता है। इन संकेतों से कहानी की दिशा और मुख्य भाव पहले ही स्पष्ट हो जाते हैं। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह है विषयों से संवाद। विषयों से संवाद का अर्थ है किसी विषय से जुड़ करके उसके बारे में सोच विचार करना, गहराई से सोच विचार करना। यहाँ पर पहला अभ्यास है कहानी का समय और समाज दिया हुआ है। दो बैलों की कथा कहानी जिस प्रकार लिखी गई थी, उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। दमनकारी का अर्थ है दबा कर रखना, किसी को उन्नति न करने देना। जिस समय लेखक ने दो बैलों की कथा लिखी है, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से दबा रखा था। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करने की ओर इशारा कर रहा है। उस समय जो भी भारतवासी थे वे अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। जैसे लेखक ने लिखा है दो बैलों की कथा, वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए
संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जो भी लेखक थे वो कवि थे, साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य में भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरोध में बहुत कुछ लिखा है और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित भी किया है। आगे दिया हुआ है कि इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों से कीजिए या उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। यहाँ पर कहानी में से वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव के लिए वाक्य दिए हुए हैं। चलिए इनका मिलान कर लेते हैं। पहला वाक्य है कि जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं। ये हीरा मोती की बात है, इसे मिलाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े वाक्य 6 से। स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने की तैयार नहीं थे। पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने नंबर पहले से डाल दिए हैं, चलिए इन्हें मिला लेते हैं। 2 पर है मर जाऊंगा पर उनके काम तो न आऊंगा, इसे मिलाएंगे 5 नंबर से। स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार। ये सब कहानी से वाक्य लिए गए हैं। तीसरा वाक्य, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। यहाँ पर वाक्य सारे हीरा और मोती के द्वारा कहे गए हैं। 3 को मिलाएंगे 4 नंबर से। दासता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। दासता मतलब जब वो अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके दास बना लिए गए थे। चौथा वाक्य, दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। 4 को मिलाएंगे 2 नंबर से। भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। 5 पर वाक्य, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। 5 नंबर को मिलाएंगे 1 नंबर से। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों ने आजादी की प्रेरणा जागी। अंतिम वाक्य, सांड पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। 6 को मिलाएंगे 3 नंबर से। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। अगला अभ्यास है पशुओं के लिए कानून। नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर संवाद दिया हुआ है, मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। ये झूरी ने डढ़ियल से कहा था। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। ये संवाद तब का है जब दोनों बैल भाग करके झूरी के पास आ गए थे और डढ़ियल भी उनके पीछे पीछे आ गया था। तब झूरी ने कहा था कि लगता है जैसे तुम इन्हें चुरा करके लाए हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें बेचूंगा तब ये बिकेंगे, क्योंकि ये मेरे हैं। इन्हें नीलाम करने का अधिकार केवल मेरा है। अख्तियार मतलब होता है अधिकार। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इनका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है, कैसे। उत्तर में आपको न्याय और अन्याय दोनों लिखना है। आप लिखेंगे कांजी हाउस में बैलों का बंद होना न्याय इसलिए है क्योंकि यह व्यवस्था आवारा या बिना मालिक के घूमने वाले पशुओं को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है, ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचाए। और अन्याय में आप लिखेंगे कि लेकिन यह अन्याय भी है क्योंकि हीरा और मोती जैसे निर्दोष बैलों को गलत तरीके से पकड़कर बंद कर दिया जाता है, जबकि वे अपने असली मालिक के हैं। उनकी स्थिति को समझे बिना उन्हें कैद करना उनके साथ अन्याय है। दूसरा प्रश्न है कि यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे। आप लिख सकते हैं, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं बैलों के लिए ये अधिकार मांगूंगा या मांगूंगी। पहला, उन्हें बिना कारण पकड़कर बंद न किया जाए। दूसरा, उनके असली मालिक की पहचान की सही जांच हो। तीसरा, पशुओं के साथ मारपीट या क्रूरता न हो। चौथा, उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी दिया जाए। पांचवा, बीमार होने पर उनका इलाज कराया जाए। और अंतिम, उन्हें स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार मिले। इस तरह से पशुओं के साथ दया, सुरक्षा और न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। हमारी धरोहर और संस्कृति। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वह अपना धर्म छोड़ दें लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। ये बात कहानी में हीरा मोती से कहता है। कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। अगर आपने कहानी को पढ़ा है
या एक्सप्लेनेशन की वीडियोस को देखा है तो आपने देखा होगा कि कहानी के अनुसार हीरा और मोती ये सारे काम नहीं करते थे। पहला काम है जो वो नहीं करते थे, बिना कारण किसी पर सींग नहीं चलाते थे, अर्थात सींग नहीं मारते थे। दूसरा, कमजोर या गिरे हुए पर वार नहीं करते थे। तीसरा, स्त्री, गाय आदि पर आक्रमण नहीं करते थे। और अंतिम काम है, अपने धर्म नैतिकता के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे। दूसरा प्रश्न है कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूले जाते हो। ये बात हीरा ने मोती से कही थी कि हीरा के ये कथन किस भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। इन कथनों से ये मूल्य स्पष्ट होता है कि पहला, अहिंसा, बिना कारण हिंसा न करना। दूसरा, दया और करुणा, गिरे हुए शत्रु पर भी दया करना। तीसरा, नारी सम्मान, स्त्रियों के प्रति आदर। और अंतिम है, धर्म और नैतिकता, सही और गलत का ध्यान रखना। 3 नंबर पर दिया हुआ है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। यहाँ पर का प्रश्न है कि खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण है। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाकर लिखे या पता लगाइए और लिखिए। कृषि के पारंपरिक और आधुनिक उपकरण इस तरह से हैं। पहला है पारंपरिक उपकरण, इसमें आप पहला लिख सकते हैं हल, इसका यूज या प्रयोग खेत जोतने के लिए किया जाता है। दूसरा, बैलगाड़ी, खेत से या खेती से संबंधित चीजों को लाने ले जाने के लिए, सामान ढोने के लिए, अनाज ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कुदाल या फावड़ा, मिट्टी खोदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अंत में है दारंती, इसका प्रयोग किया जाता है फसल काटने के लिए। और आधुनिक उपकरण है ट्रैक्टर, जुताई और अन्य कामों के लिए, फसलों को या अनाज को मंडी तक ले जाने के लिए, कंबाइन हार्वेस्टर, फसल काटने और अलग करने के लिए, सीड ड्रिल, बीज बोने के लिए, स्प्रे मशीन, कीटनाशक छिड़कने के लिए। खा पर प्रश्न है कि भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। बैलों के कार्य गांव और शहर में आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला, खेतों में जुताई करना। दूसरा, बैलगाड़ी खींचकर सामान लाने और ले जाने में। तीसरा, अनाज पीसने में, जैसे चरखा चलाना, कोल्हू में तेल निकालना आदि में मदद करना। चौथा, पानी खींचने के काम में उपयोग, अक्सर गांवों में पानी खींचने के लिए भी बैलों का प्रयोग होता है। और अंतिम, कुछ जगहों पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इनका उपयोग होता है। इस तरह बैल भारतीय कृषि और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला अभ्यास है अलग अलग और साथ साथ। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। अब पहला प्रश्न है कि कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। संकेत है धैर्यवान, मुत्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील आदि। आपको इन संकेतों का प्रयोग करते हुए मोती और हीरा की विशेषताएं लिखनी है। हीरा और मोती की विशेषताएं, पहले हीरा की विशेषताएं देखेंगे। वह धैर्यवान था, शांत था, सहनशील था, समझदार था, जिम्मेदार था। वह कठिन परिस्थितियों में भी संयम रखता था और सही निर्णय लेता था। मोती के बारे में आप लिख सकते हैं कि वह जल्दी से गुस्सा हो जाता था, उत्साही था, आवेगी था, जल्दी से उसे आवेग आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, स्वाभिमानी था, किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता था, तेज प्रक्रिया देता था, तेज प्रतिक्रिया देने वाला था, जल्दी निर्णय ले लेता था, अन्याय होने पर तुरंत विरोध करता था। हीरा और मोती की दोनों की एक जैसी जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार हैं। दोनों मेहनती थे, वफादार थे, साहसी थे, अपने मालिक के प्रति समर्पित थे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग हैं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे? अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि हीरा और मोती की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो एक जैसी हैं। भिन्न विशेषताएं होने के बाद भी वो एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र कैसे थे, वो एक दूसरे को पूरा कैसे करते थे। आप लिख सकते हैं कि हीरा और मोती की अलग अलग प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं मिलकर उन्हें मजबूत बनाती हैं। पहला आप ले सकते हैं, जब मोती गुस्से में आकर गलत कदम उठाने लगता है तो हीरा को उसे शांत कर सही रास्ता दिखाना पड़ता है। वहीं जब ज्यादा सहन करना पड़ता है तो मोती का साहस और विरोध करने की भावना जरूरी हो जाती है। इस तरह हीरा का धैर्य और मोती का साहस मिलकर संतुलन बनाते हैं और दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी कक्षा में भी कुछ-कुछ समान और कुछ-कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं, अर्थात मित्र हैं। सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न है। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं? उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। संकेत दिया हुआ है कि क्या-क्या करें और क्या-क्या ना करें। कैसे पढ़ाई, खेल आदि में एक-दूसरे की सहायता करें और साथ दें। आपने अपनी कक्षा में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, जिनमें से सबकी विशेषताएँ कुछ न कुछ अलग हैं। कुछ एक जैसी हैं और कुछ बिल्कुल अलग हैं। जिनका व्यवहार, जिनकी विशेषताएँ आपसे बिल्कुल अलग हैं। उनसे आप अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं और ये भी पता करिए कि जो भिन्न हैं, वो आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। आप उनकी विशेषताओं के अनुसार आप उनसे क्या चाहते हैं या वो आपसे क्या चाहते हैं, ये लिखिए या फिर यहाँ पर दिए गए पॉइंट लिखिए। जैसे मैं उनसे यह व्यवहार चाहता हूँ या चाहती हूँ में आप लिख सकते हैं कि मेरी बात को समझें और सम्मान दें। दूसरा, पढ़ाई और खेल में सहयोग करें और तीसरा, मजाक उड़ाने या झगड़ा करने से बचें। अब वो सहपाठी जो आपसे अलग हैं और आपसे कुछ अपेक्षाएँ चाहते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि उन्हें मुझसे यह अपेक्षा हो सकती है। पहला, मैं उनकी मदद करूँ और साथ दूँ। दूसरा, उनकी भावनाओं का सम्मान करूँ। तीसरा, मिल-जुल कर काम करूँ और टीम वर्क दिखाऊँ। इस तरह अलग-अलग स्वभाव होने के बावजूद हम एक-दूसरे की मदद करके अच्छा माहौल बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है, दोनों आमने-सामने या आस-पास बैठे हुए एक-दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, अर्थात बिना बोले। जानवर एक दूसरे की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो मूक भाषा में बातें करते हैं। आगे दिया हुआ है कि कहानी में अनेक स्थानों पर मूक भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे? अनुमान और कल्पना से बताइए। आपने अक्सर क्लास में मूक भाषा में बात किया होगा, या तो एक दूसरे से इशारों में मूक भाषा में कोई चीज मांगी होगी या किसी दूसरे सहपाठी के बारे में इशारे में बात की होगी। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि हीरा और मोती आपस में किस तरह से मूक भाषा में बात करते होंगे। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए। उत्तर हो जाएगा, मेरे विचार से हीरा और मोती बिना बोले ही मूक भाषा में अपने भावों को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते होंगे। जैसे पहला, आंखों के इशारे से अपने मन की बात कहना। दूसरा, सिर हिलाकर सहमत या असहमति जताना। तीसरा, पूंछ हिलाना या कान खड़े करना, खुशी में, डर या गुस्से में, इन चीजों का दिखावा करने के लिए। चौथा, एक दूसरे को प्यार से चाटकर या रगड़कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, हल्की आवाज या शरीर की हरकतों से संकेत देना। इस तरह से हीरा मोती बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावनाएं और विचार आसानी से समझ लेते थे। अलग अलग और साथ साथ अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, पांचवा। आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहाँ कहाँ, कुछ उदाहरण लिखिए। आपके द्वारा बिना बोले संवाद के उदाहरण आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हम भी कई बार बिना शब्दों के संवाद करते हैं। जैसे पहला, कक्षा में शिक्षक की ओर देखकर या आंखों से इशारा करके दोस्त से बात समझना या करना। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, घर पर माता पिता के चेहरे के भाव देखकर उनकी बात समझ जाना। तीसरा, खेल के समय इशारों से टीम के साथियों को संकेत देना। चौथा, परीक्षा के दौरान बिना बोले चुप रहने या ध्यान देने का संकेत समझना। और अंतिम आप लिख सकते हैं, दोस्तों के साथ मुस्कान, हाव भाव या इशारों से अपनी भावनाएं व्यक्त करना। इससे स्पष्ट होता है कि संवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि हाव भाव और संकेतों से भी होता है। कहने का अर्थ है कि हम मूक भाषा में भी बातें कर सकते हैं। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। मार्ग खोजेंगे कैसे? यहाँ पर दिया हुआ है कि सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। ये तब की बात है जब हीरा और मोती गया के घर से भागे थे। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए? तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था? आजकल मोबाइल का जमाना है, आप फोन करके अपने घर वालों से पूछ सकते हैं या आसपास जो भी हो, दुकानदार हो या लोग हो, उनसे पूछ सकते हैं। आप अपना अनुभव इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ, एक बार मैं बाजार में रास्ता भूल गया था या गई थी। तब मैंने पास की एक दुकान पर जाकर रास्ता पूछा। साथ ही मैंने अपने मोबाइल में ऑनलाइन मैप देखा। मैप से भी सभी रास्ते पता चल जाते हैं।
जिससे सही रास्ता मिल गया। कुछ लोगों की मदद से मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया या पहुंच। दूसरा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य अर्थात जहां वो जाना चाहता है तक पहुंच जाए। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। इसके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे संकेत में दिया हुआ है ऑनलाइन मानचित्र, पुलिस के द्वारा, स्कूल, सरकारी भवन, विद्यार्थी सड़क पर लगे सूचना पट, दुकानों के बोर्डों पर लिखे गए डाकघर आदि। दुकानों के बोर्डों पर लिखे गए पते या डाकघर के द्वारा। आप लिखेंगे यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो पहला, घबराए नहीं और शांत रहें। पास के लोगों जैसे दुकानदार, पुलिस, राहगीर जो रास्ते पर चल रहे हैं से मदद लें। दूसरा, मोबाइल में ऑनलाइन मानचित्र मैप का उपयोग करें। तीसरा, आसपास के सड़क संकेत, दुकानों के बोर्ड या सूचना पट पढ़ें। चौथा, किसी सुरक्षित स्थान जैसे पुलिस स्टेशन, स्कूल, डाकघर में जाएं। और अंतिम, यदि संभव हो अपने घर वालों को फोन करें। तीसरा प्रश्न है कि आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। आपदा का अर्थ है किसी तरह की परेशानी आ जाना, आग लग जाना, भूकंप का आ जाना आदि। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा से कक्षा के सामने निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। स्कूलों में इस तरह की कोई परेशानी आने पर अक्सर एक अलग सा द्वार बना होता है जहां से किसी तरह की आपदा आने पर निकला जा सकता है। इसके लिए बाहर निकलने के लिए एक मानचित्र भी होता है। इस मानचित्र को पढ़ना है और यहाँ पर देखना है कि आप अपनी कक्षा से सुरक्षित कैसे बाहर निकल सकते हैं, पास का सुरक्षित मार्ग कौन सा है। इसके लिए आप आपके स्कूल में जो भी आपदा के दौरान निकलने वाला मार्ग है उसके बारे में जो भी मानचित्र लगा हुआ है उसे पढ़िए और उसके अनुसार लिखिए। या फिर आप लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में आपदा के समय निकासी के लिए एक मानचित्र लगा है, उसे देखकर पता चलता है कि हमारी कक्षा के सबसे पास वाला सुरक्षित मार्ग मुख्य द्वार की ओर जाता है। इस मार्ग में कम भीड़ होती है और यह सबसे जल्दी बाहर निकलने का रास्ता है। अगला अभ्यास है सृजन। सृजन मतलब होता है रचना, कुछ भी लिखना। वो कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है, डायरी हो सकती है, अनुच्छेद हो सकता है, निबंध हो सकता है। एक पर दिया हुआ है हीरा और मोती की दैनंदिनी। दैनंदिनी का मतलब है डायरी। कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लिख पढ़ भी सकते हैं। हीरा या मोती की नजर से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांजी हाउस ले जाया गया। कांजी हाउस मतलब वो घर जहां पर आवारा घूमने वाले जानवरों को बंद किया जाता है। कैसे लिखें, इसके लिए संकेत दिया हुआ है। आज का दिन से आरंभ करें। भावनाएं लिखें जैसे भूख, गुस्सा, दर्द। अंत में आशा या संकल्प लिखें। आप डायरी की शुरुआत कैसे करेंगे? आज हमें कांजी हाउस में बंद किया गया। भूख से पेट जल रहा है पर विश्वास है कि झूरी हमें वापस ले जाएगा। दैनंदिनी या डायरी आप इस तरह से लिखेंगे। हीरा की डायरी। उस दिन जब हमें कांजी हाउस ले जाया गया। आज का दिन बहुत दुख भरा रहा। आज हमें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। रास्ते भर मैं और मोती एक दूसरे को देखते रहे, जैसे पूछ रहे हूँ हमने ऐसा क्या किया कि हमें यह सजा मिली। आगे लिखेंगे कांजी हाउस पहुंचकर मन और भी उदास हो गया। वहाँ कई और पशु भी बंद थे। सबके चेहरे पर दुख और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। हमें अपने पुराने दिन याद आने लगे जब हम खुले खेतों में काम करते थे और अपने मालिक के साथ स्नेह पाते थे। हीरा डायरी में या दैनंदिनी में आगे लिख सकता है कि मोती बार बार मेरी ओर देखता और मानो कहता हमें यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचना चाहिए। उसके शब्दों से मुझे भी थोड़ा साहस मिला। हमने ठान लिया कि चाहे जितनी कठिनाइयां आए हम हम हार नहीं मानेंगे और यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर खोजेंगे। आज की रात भारी मन से कटेगी लेकिन उम्मीद है कि कल कुछ अच्छा होगा। अगर आप हीरा की तरफ से डायरी लिख रहे हैं तो यहाँ पर हीरा लिखेंगे। अगर मोती की तरफ से लिख रहे हैं तो यहाँ पर मोती लिखेंगे। सृजन में कई सारे अभ्यास है, ये पहला था। दूसरा अभ्यास है आज के समाचार। मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के कांजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। समाचार कैसे लिखेंगे? सबसे पहले शीर्षक दें। दूसरा, घटना का विवरण, कहाँ कब क्या हुआ। तीसरा, परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया। शीर्षक के लिए संकेत दिया हुआ है दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। समाचार में सबसे पहले आप शीर्षक लिखेंगे दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां।
इसके बाद समाचार लिखेंगे कि कल शाम गांव के कांजी हाउस में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। दो बैल हीरा और मोती, जिन्हें कुछ दिन पहले वहां बंद किया गया था, अचानक अपनी बेड़ियां तोड़कर भाग निकले। बताया जाता है कि दोनों बैल लंबे समय से भूख और कष्ट झेल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अर्थात जो लोग ये घटना होते हुए देख रहे थे, दोनों बैलों ने पहले जोर लगाकर रस्सियां तोड़ी और फिर तेजी से कांजी हाउस से बाहर निकल गए। यहाँ पर दीवार तोड़ी भी आप लिख सकते हैं। उनकी हिम्मत और एकता देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इसके बाद आप लिखेंगे, यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग बैलों की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ कांजी हाउस की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सृजन का तीसरा अभ्यास है कहानी का नया अंत। यदि बैल वापस न लौटते तो कहानी का अंत कैसे होता? कहानी का नया अंत लिखिए। कैसे लिखेंगे? बैलों की नई जगह झूरी की स्थिति संकेत दिया है कि वो कहाँ रह रहे हैं। हीरा और मोती अब बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। कहानी में अंत में हीरा और मोती भागकर अपने असली मालिक झूरी के पास आ जाते हैं। अगर वो अपने घर वापस ना आते तो कहानी का अंत कैसे होता? आपको कहानी में ये बताना है कि हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। कहानी का नया अंत आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि हीरा और मोती वापस न लौटते तो उनका जीवन एक नई दिशा ले लेता। कांजी हाउस से भागने के बाद वे दूर एक शांत गांव में पहुंच जाते। वहां एक बूढ़ा किसान उन्हें देखता और उनकी हालत समझकर अपने घर ले जाता। वह उन्हें प्यार से रखता, अच्छा चारा देता और उनसे हल्का फुल्का काम भी करवाता। प्रश्न में पूछा गया है कि अगर दोनों बैल बूढ़े किसान के पास चले जाते तो झूरी का क्या होता? उधर झूरी अपने बैलों के बिना बहुत दुखी रहता। वह उन्हें हर जगह ढूंढता पर उनका कोई पता नहीं चलता। वह उन्हें याद करके उदास रहता क्योंकि हीरा और मोती उसके लिए केवल पशु नहीं बल्कि परिवार के सदस्य थे। आप हीरा मोती की स्थिति भी लिख सकते हैं कि इधर हीरा और मोती अपने नए घर में शांति से रहने लगते, पर वे अपने पुराने मालिक को कभी नहीं भूलते। वे मन ही मन यह संकल्प लेते कि जहां भी रहें, ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करेंगे और रहेंगे। सृजन का अगला अभ्यास है चौथा, चित्र कथा लेखन, अर्थात किसी चित्र को देख करके लिखना। नीचे दो बैलों की कथा की एक घटना को चित्र कथा के रूप में दिखाया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए। कैसे लिखें? हर चित्र के लिए एक छोटा संवाद बनाकर लिखिए। दूसरा, दृश्य का क्रम, बंद करना, भागने की योजना, दीवार तोड़ना, आजादी। संकेत है, चित्र 4 है, अब हम आजाद हैं। इस चित्र की बात की जा रही है। इनके बारे में आपको जो भी संकेत मिल रहे हैं वो लिखिए। पहले चित्र में देखिए, दोनों हीरा और मोती दिखाई दे रहे हैं और दूसरे जानवर भी। चित्र 1 में आप लिख सकते हैं बंद करना, जब ये कांची हाउस में बंद हो गए थे। घटनाक्रम, हीरा और मोती को पकड़कर कांची हाउस में बंद कर दिया जाता है। संवाद, हमें यहाँ क्यों बंद कर दिया गया है? हीरा और मोती आपस में संवाद कर रहे हैं। दूसरे चित्र में ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं। चित्र 2 में आप लिखेंगे भागने की योजना। घटनाक्रम, दोनों बैल आपस में भागने की योजना बनाते हैं। संवाद में आप लिखेंगे दोनों बातें कर रहे हैं कि हमें मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तीसरे चित्र को ध्यान से देखिए, ये दीवार टूट चुकी है। तीसरे चित्र में आप लिखेंगे दीवार तोड़ना। घटनाक्रम, हीरा और मोती पूरी ताकत लगाकर दीवार तोड़ते हैं। संवाद क्या करते हैं कि जोर लगाओ, दीवार टूटने वाली है। अंतिम चित्र देखिए, ये दीवार टूट चुकी है और जानवर भाग रहे हैं। चित्र 4 में आप लिखेंगे आजादी। घटनाक्रम, दीवार टूट जाती है और दोनों बैल बाहर निकल आते हैं, सभी जानवर बाहर निकल आते हैं। संवाद, अब हम आजाद हैं। दोनों बैल और जानवर आपस में बात करते हैं कि हम सभी आजाद। इस तरह से सृजन अभ्यास के द्वारा ये बताया गया है कि दैनंदिनी अर्थात डायरी कैसे लिखी जाती है। अगर आप संवाददाता हैं तो समाचार कैसे लिखेंगे, कहानी को नया मोड़ कैसे दिया जा सकता है, अर्थात कोई कहानी कैसे लिखेंगे, और अंत में ये बताया गया है कि चित्र देख करके आप कैसे कथा लिख सकते हैं। चित्रों के माध्यम से कोई कहानी कैसे लिखी जा सकती है। अगला अभ्यास है भाषा से संवाद। यहाँ पर दिया हुआ है व्याकरण की बात, यहाँ पर व्याकरण शुरू होती है। इसके अंदर है मेरे शब्द। कहानी में से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देख कर लिखिए। कहानी में कई ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए होंगे। उनमें से कुछ शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे
पहला शब्द लिखा है पगहिया, दूसरा लिखा है चरनी, तीसरा कांजी हाउस, चौथा मालिकाना और पांचवा बेड़ी। सामान्य भाषा में पगहिया को कहते हैं जानवर को बांधने वाली रस्सी, इसलिए मेरा अनुमान में आप लिखेंगे जानवर को बांधने वाली रस्सी। और शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है पशु को बांधने के लिए प्रयुक्त रस्सी। इसी तरह से चन्नी का मेरे अनुमान में आप लिख सकते हैं जहां जानवर खाना खाते हैं। और शब्दकोश के अर्थ के अनुसार आप लिख सकते हैं कि पशुओं के चारा खाने का स्थान कांजी हाउस। सामान्य भाषा में या मेरा अनुमान में आप लिख सकते हैं जहां पकड़े गए पशु रखे जाते हैं। और शब्दकोश में इसका अर्थ है आवारा या पकड़े गए पशुओं को रखने का स्थान मालिकाना। मालिकाना के लिए आप लिख सकते हैं कि मालिक होने का अधिकार। और शब्दकोश के अनुसार स्वामित्व का भाव या अधिकार। अंतिम है बेड़ी, इसमें आप लिख सकते हैं बांधने वाली जंजीर। और शब्दकोश के अनुसार लोहे की जंजीर जिसमें किसी को बांधा जाता है। भाषा से संवाद व्याकरण में अगला अभ्यास है भाषा गढ़ते मुहावरे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग आ आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते जुलते मुहावरे हैं जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। दो बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे यह कहानी जीवंत हो जाती है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। कई बार साहित्य में लेखक मुहावरों का प्रयोग करता है जिससे बड़ी से बड़ी बात को सीधे और सरल भाषा में कम शब्दों में समझाया जा सके। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। यहाँ पर दिए गए वाक्यों में आपको मुहावरे को पहचानना है, उसके नीचे लाइन खींचनी है और एक वाक्य लिखना है। पहला वाक्य है कि झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई मतलब जानवर, हीरा और मोती को घर तक ले जाने में पसीना आ गया, पसीना छूट गया। यहाँ पर मुहावरा है दांतों पसीना आना। आपको मुहावरे के लिए वाक्य भी बनाना है। आप लिखेंगे मुहावरा दांतों पसीना आ गया और नया वाक्य इतनी कठिन दौड़ में भाग लेने से मेरे दांतों पसीना आ गया। दूसरा वाक्य है उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। मुहावरा है दिल कांप उठना। नया वाक्य आप इस तरह से बनाएंगे कि अचानक तेज आवाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा। 3 पर वाक्य है झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठी मुहावरा है। जल उठी के लिए नया वाक्य आप इस तरह से बना सकते हैं कि अपनी सहेली की सफलता देखकर वह अंदर ही अंदर जल उठी। 4 पर वाक्य है मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर रह जाना मुहावरा है। इसके लिए वाक्य हो जाएगा शिक्षक की डांट सुनकर वह दिल में ऐंठ कर रह गया। 5 पर है आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। खबर लेना एक मुहावरा है। इसके लिए वाक्य हो जाएगा अगर वह फिर शरारत करेगा तो मैं उसकी खबर लूंगा। 6 पर वाक्य जी तोड़कर काम करते हैं। यहाँ पर जी तोड़कर काम करना मुहावरा है। आगे है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम खाना एक मुहावरा है। नया वाक्य हो जाएगा उसने परीक्षा के लिए जी तोड़कर मेहनत की फिर भी असफल होकर गम खा गया। 7 पर वाक्य है अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ईंट का जवाब पत्थर से देना एक मुहावरा है। वाक्य आप लिख सकते हैं कि हमें हर बात का ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। अंतिम वाक्य है 8 पर तो फिर वहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। 9 2 11 होना एक मुहावरा है। इसके लिए वाक्य हो जाएगा पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इसके बाद अभ्यास के अंत में कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें आपको स्वयं करना है। जैसे हीरा मोती के लिए कोई कविता लिखे, एक अभिनंदन पत्र लिखे। हीरा मोती के वापस लौटने पर भाषण देने के लिए आपको पशुओं के अधिकार पर एक भाषण लिखना है। कहानी में 5 भाग हैं, सबको आपको अलग अलग शीर्षक देना है। कुछ पहेलियां बनानी है जिनके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। और अंत में है भाषा संगम। यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत के संविधान की 8वीं अंक सूची में जो भाषाएं सम्मिलित की गई हैं उसमें बैल को क्या कहते हैं। सभी सम्मिलित भाषाओं में बैल को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो।